गाइस इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ के बारे में, जो कि 11th क्लास के काइनेमेटिक्स चैप्टर में आते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे एकदम स्टार्टिंग से। लाइक आप अगर बिगिनर हो, आपको कुछ नहीं आता ग्राफ में, तो आपको बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है एकदम पूरा। स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं पढ़ाऊंगा। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसमें कि क्यों कोई ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन बनता है, कोई कर्व बनता है, ऐसा क्या रीजन है। साथ ही साथ हम स्लोप डिस्कस करेंगे। स्लोप निकालने के मैं 3 मेथड बढ़ाने वाला हूँ इसमें। और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि बॉल जब थ्रो किया जाता है या फिर ड्रॉप किया जाता है किसी टावर से, तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ अपना नोटबुक और पेन लेके साथ बैठ जाए। तो लेट स्टार्ट विद द बेसिक। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन और कोई पैराबोलिक क्यों आता है। तो गाइस ग्राफ क्या शो करता है? तो ग्राफ जो रिप्रेजेंट करता है रिलेशन बिटवीन y एंड x। लाइक सपोज कर लो हमारे पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू के एक्स की पावर n। तो यहाँ जो ग्राफ होगा हम ड्रॉ करेंगे y और x। तो ये y और x का ग्राफ जो होगा वो हमें शो करेगा कि कैसे जैसे जैसे हम x चेंज करेंगे वैसे वैसे कैसे y की वैल्यू चेंज हो रही होगी। अब सपोज कर लो इफ n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 हो गया, तो हमारा जो रिलेशन आ गया वो हो जाएगा y इक्वल टू के एक्स। और k इज द कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट की वैल्यू है, कांस्टेंट है, यानी ये हो सकता है y इक्वल टू 4x हो गया ये इक्वेशन। तो 4 जो हो जाएगा हमारा एक कांस्टेंट है, तो सेम k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट इट शुड बी कांस्टेंट। तो अब ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू के एक्स, ये एक लीनियर इक्वेशन है। यानी कि अगर x की पावर 1 है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी? लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। और इस टाइप का लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा, यानी जहां भी x का पावर 1 है तो उसका ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इफ देयर इज नो कांस्टेंट वैल्यू। अगर सपोज कर लो इसका इनिशियली कुछ कांस्टेंट वैल्यू था, यानी y इक्वल टू के एक्स प्लस सी। सी यानी स्टार्टिंग में जब x जीरो रखोगे यहाँ पे, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? कुछ वैल्यू आएगा, डेट इज सी। यानी कि x जीरो होने पे y की वैल्यू क्या हो रही है? सी हो रही है। तब ग्राफ कैसा होगा? तब ग्राफ जो होगा हमारा वो y के सी से स्टार्ट होगा और ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, बिकॉज x का पावर क्या है? 1 है और ये भी एक लीनियर ग्राफ है। तो जहां भी x की पावर 1 होगी वहां ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। अब तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। अगर वहां पे x की n की पावर 1 ना हो के कुछ और हो, मोर देन 1, लाइक 2 3 कुछ भी हो, तब जब ग्राफ होगा हमारा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अब सपोज कर लो हमने 2 ले लिया, तो 2 के केस में जो ग्राफ होगा y और x का वो पैराबोलिक होगा। इसको हम पैराबोला बोलते हैं। पैराबोलिक ग्राफ बनेगा इसका y एंड x का। अभी पैराबोलिक दो टाइप के होते हैं, अगर देखोगे तो ये वाला जो पैराबोला है वो x की तरफ ओपन हो रहा है, और दूसरा पैराबोला होगा वो x ये y की तरफ ओपन हो रहा है, जबकि ये जो है x की तरफ ओपन हो रहा है। तो कैसे डिसाइड होगा कि कौन से इक्वेशन से वो y की तरफ ओपन होगा, कौन से इक्वेशन से x की तरफ ओपन होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो जब भी y इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर लिखा होगा और x y का पावर 1 है और x का पावर 2 है, तो जिसका पावर 1 है उस साइड जो पैराबोला होगा वो ओपन होगा। इस केस में इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो जाएगी, x इक्वल टू के वाई स्क्वायर, यानी x इक्वल टू के वाई स्क्वायर। तो यहाँ x का पावर 1 है और y का पावर 2 है, तो x जिसका पावर 1 है उधर ओपन होगा, इस वजह से ये ऐसे ओपन हुआ। यानी कि x की वैल्यू जो होगी वो y की वैल्यू से ज़्यादा तेज चेंज होगी। सपोज अगर इसको कैसे समझेंगे, इसको समझने का तरीका ही है कि मान लो k की वैल्यू कोई कांस्टेंट ले लेते हैं 4y स्क्वायर। अब देखो y की वैल्यू मैंने 2 रख दी एक बार,
y की वैल्यू दूसरी बार हमने 3 रख दी, तो उस टाइम इस टाइम x की वैल्यू क्या आएगी? तो जब y की वैल्यू हमने 2 रखी है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 इंटू 2 का स्क्वायर, डेट इज 4 इंटू 4, तो ये हो गया 16। तो x की वैल्यू 16 आ रही है। अब y की वैल्यू 3 रखने पे देखो क्या आ रहा है x, 4 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 9, डेट इज 36। यानी कि जैसे हमने x की वैल्यू तो सिर्फ 1, y की वैल्यू तो सिर्फ 1 ही इंक्रीज की थी, जबकि x की वैल्यू कितनी इंक्रीज हो गई? ये 20 इंक्रीज हो गई। यानी कि x की वैल्यू ज़्यादा तेजी से चेंज हो रही है। इस वजह से ये जो ग्राफ है देखोगे ओपन टू x है। तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशन और पैराबोलिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा। तो लीनियर इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन बनता है, जबकि पैराबोलिक में जब x की पावर 2 हो, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x की पावर 2 हो तो इस समय जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक होगा। थर्ड इक्वेशन एक और है, अगर y इंटू एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका ग्राफ कैसा होगा? तो इसमें देखोगे कि जो y है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x के, यानी जैसे जैसे x इंक्रीज होगा वैसे वैसे y डिक्रीज होना चाहिए। तो इस टाइप के ग्राफ जो होते हैं वो हाइपरबोलिक शेप में आता है। तो ये कुछ इस टाइप से आता है, यानी जैसे जैसे यहाँ देखो x की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू कम होती जा रही है। तो इस टाइप का बोलते हैं हम, इस टाइप के ग्राफ को हाइपरबोलिक। तो ये हो गया हमारा 3 टाइप के ग्राफ हमें आना चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए। अब चलते हैं हम अपने मेन जो कोर्स है उसको डिस्कस करते हैं स्टार्ट से। तो हम डिस्कस करते हैं पहले पोजीशन टाइम ग्राफ। हम इसमें डिफरेंट केसेस स्टार्ट करेंगे। तो पहला केस आ जाता है व्हेन पार्टिकल इज स्टेशनरी और एट रेस्ट। जब पार्टिकल रेस्ट पे होगा तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा आएगा? तो देखो ये हो गया टाइम एक्सिस और ये हो गया पोजीशन एक्सिस। y पे हमने पोजीशन को ले लिया और x पे हमने टाइम को लिया है। तो सपोज करो पार्टिकल ये ओरिजिन था यानी रेफरेंस पॉइंट हो गया, यहाँ पे वो बंदा खड़ा है यानी इनिशियली उसका कुछ डिस्टेंस ले रखा है उसने, अब वो टाइम के हिसाब से रेस्ट पे ही है यानी कि वो चेंज नहीं हो रही उसकी पोजीशन। तो उसका ग्राफ क्या होगा? पोजीशन जो इनिशियल पोजीशन y पे ऐसा आएगा, x पे ये हो गया इनिशियल पोजीशन। अब टाइम के साथ वो वहीं खड़ा है तो यानी कि ये टाइम चेंज होता रहेगा बट x की वैल्यू सेम ही रहेगी। तो ये हमारा सिंपल रेस्ट पे जब बॉडी रहेगा स्टेशनरी रहेगा तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा बनता है। अब यहाँ एक चीज देखो, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बताता है? स्लोप ऑफ एक्स ग्राफ जो होता है हमें रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी। स्लोप ऑफ एक्स ग्राफ जो होगा वो हमें क्या देगा? वेलोसिटी के बारे में बताता है। तो यहाँ पे स्लोप देखोगे तो यहाँ पे स्लोप जो है वो 0 है, बिकॉज जो ग्राफ है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, इस वजह से 0 है। तो डेट मीन्स की वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ये 0, तभी तो रेस्ट पे है। तो ये हो गया हमारा सिंपल, रेस्ट पे पार्टिकल होगा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। नेक्स्ट है जब वो मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, और जो राइट डायरेक्शन है वो हमारा पॉजिटिव मान रखा है। राइट को हमने पॉजिटिव रेफरेंस ले रखा है, पॉजिटिव डायरेक्शन, लेफ्ट को नेगेटिव। तो यहाँ देखो मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, एक तो वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन है नहीं उसके पास, टुवर्ड राइट जा रहा है मतलब कि पॉजिटिव वेलोसिटी ले रखा है हमने। यानी कि अगर ये पार्ट रेफरेंस पॉइंट हो गया तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा राइट डायरेक्शन में जा रहा है विथ सम कांस्टेंट वेलोसिटी v। अब इसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा आएगा? तो पहले तो हम ये x हो गया और ये हो गया t। और सपोज कर लो वो इनिशियली उसके पास कुछ डिस्टेंस पे खड़ा था
तो एक्स नॉट पे वो इनिशियली खड़ा हुआ है, यानी कि जो ग्राफ स्टार्ट होगा एक्स पे वो एक्स नॉट से स्टार्ट होगा, और उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। इट मीन्स कि स्लोप जो होना चाहिए उसका कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट स्लोप कब आता है? जब कर्व जो हो स्ट्रेट लाइन हो। तो स्ट्रेट लाइन होगी। अब इसका देखो एक्स टी ग्राफ का इसका कर्व निकालोगे, स्लोप निकालोगे, तो स्लोप इसका क्या है, किसी पॉइंट पर भी निकालोगे तो कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारा एक्स टी ग्राफ का ग्राफ है जब पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी विथ राइट डायरेक्शन, विथ राइट यानी पॉजिटिव वेलोसिटी है उसके पास। तो ये हमारा, अब यहाँ देखो इसका एंगल निकालोगे अगर एक्स एक्सिस के साथ, सपोज कर लो दिस इज अल्फा, तो अल्फा जो है एक एक्यूट एंगल है, यानी कि अल्फा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है। तो जो स्लोप का तरीका होता है टेन अल्फा थीटा, और इसको थीटा की वैल्यू अल्फा रखोगे तो एक टेन अल्फा इज लेस देन 90, देन टेन अल्फा इज पॉजिटिव। इफ थीटा अल्फा इज लेस देन 90 देन टेन अल्फा इज पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से पॉजिटिव उसका स्लोप आएगा, क्योंकि स्लोप जो होता है वो टेन अल्फा हो गया, और ये पॉजिटिव आ रहा है, और स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी का। तो यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि इसका वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है। भाई आगे करने से पहले हम स्लोप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, काफी लोगों को स्लोप में दिक्कत हो रही होगी। तो देखो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, पहले तो स्लोप होता क्या है। तो किसी भी चीज का स्लोप मतलब होता है ढलान, यानी कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसकी ढलान कितनी है, उसी को हम बोलते हैं स्लोप। और अगर कर्व है तो किसी पॉइंट पे कितनी ढलान है, वो हो जाता है हमारा उस पॉइंट का स्लोप रिप्रेजेंट करता है। तो स्लोप मतलब होता है ढलान। ये सिंपल भाषा में समझने के लिए है कि स्लोप जो हो गया हमारा ढलान हो गया। अब मैथमेटिक्स में स्लोप कैसे निकालते हैं? तो स्लोप जो होता है, अगर हमें ग्राफ दिया है और ग्राफ का एंगल पता है, स्ट्रेट लाइन है और उसका पता है कि वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल पे बना रहा है, तो अगर ये एंगल हो गया थीटा, तो स्लोप निकालने का तरीका है हमें टेन थीटा, यानी टेन थीटा रखेंगे तो हमें स्लोप आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है कि अगर इसका कोऑर्डिनेट पता है हमें, अब देखो जो स्ट्रेट लाइन होता है उसका जो स्लोप होता है कांस्टेंट होता है, जबकि कर्व का जो स्लोप होता है हर पॉइंट पे अलग अलग स्लोप होता है। यानी यहाँ पे देखोगे तो पॉइंट वन पे अलग उसकी ढलान है, दो पे उसकी अलग ढलान है, स्लोप है, जबकि जो ये स्ट्रेट लाइन है इसके हर पॉइंट पे सेम ढलान है। तो इसका स्लोप निकालना इजी होगा, क्योंकि एंगल पता होगा तो हम आराम से ये वाला निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमें दो कोऑर्डिनेट पता हो, दो पॉइंट के वन और टू के कोऑर्डिनेट यानी एक्स एंड वाई पता हो, तो हम स्लोप निकाल सकते हैं x2 y2 x1 y1। तो यहाँ से स्लोप कैसे आएगा? तो सिंपल y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 से हम स्लोप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो तरीका है स्लोप निकालने का वो है, अगर इक्वेशन दिया है y इक्वल टू mx प्लस सी, तो स्लोप निकालने का तरीका क्या है? सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दो, यानी किसी ग्राफ का डिफरेंशिएशन उसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है, यानी स्लोप इक्वल टू हो जाएगा हमारा dy बाय dx। तो स्लोप निकालने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका क्या हुआ? पहला तरीका है tan थीटा, एंगल पता है तो हम स्लोप निकाल सकते हैं, और ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए वैलिड है। कर्व होगा तो ये नहीं निकल पाएगा, हमें फिर उसके हर पॉइंट के अलग अलग पॉइंट पे निकालना पड़ेगा। ये यहाँ पे अगर उसके कोऑर्डिनेट पता है तो हम निकाल सकते हैं। और लास्ट वाला है, अगर उसका इक्वेशन पता है तो उसको y एक्सिस पे जो भी है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अगर y एक्सिस सॉरी x एक्सिस पे जो भी है, यानी t है यहाँ पे, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कुछ और है तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो हमारा स्लोप आ जाएगा। तो तीन तरीके हैं स्लोप निकालने के। अब चलते हैं हमारे मेन कोर्स पे। तो हमारा थर्ड कंडीशन था, सेकेंड कंडीशन क्या था? सेकेंड कंडीशन था मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी टुवर्ड राइट, यानी पॉजिटिव वेलोसिटी था। अब मान लो कि पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ टुवर्ड लेफ्ट,
यानी रेफरेंस तो हमने लिया था राइट पॉजिटिव एंड लेफ्ट नेगेटिव, यानी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन 0 टुवर्ड्स लेफ्ट। तो जब लेफ्ट में जाएगा, यानी कि अब ये रेफरेंस लाइन होगी, पार्टिकल कहीं स्टार्टिंग में यहाँ खड़ा है, बट वो उसकी वेलोसिटी जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में है, यानी लेफ्ट में v के साथ मूव कर रहा है। और जो हमने रेफरेंस लिया है उसमें क्या, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव ले रखा है। तो इसके हिसाब से इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो पहला तो मेन चीज ये आ रहा है कि जब वो लेफ्ट में घूम रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो उसका जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव होना चाहिए, यानी उसकी वेलोसिटी जो कि नेगेटिव होगी। तो इट मीन्स कि जब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जब पोजीशन टाइम ग्राफ, तो एट t इक्वल टू 0 पे तो वो राइट में खड़ा है। तो राइट में खड़ा है, इट मीन्स कि उसके पॉजिटिव वैल्यू है उसके पास। यहाँ पे देखो t इक्वल टू 0 पे यहाँ खड़ा है, यानी राइट में, रेफरेंस पॉइंट के राइट में, इट मीन्स कि वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पे है। तो जो x पे जो इनिशियल वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगी, पॉजिटिव x में आएगी, x नॉट पे था। बट उसकी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव में है, इट मीन्स कि xt का जो ग्राफ होना चाहिए, स्लोप जो होना चाहिए, जो ढलान होनी चाहिए, वो नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये ग्राफ जो होगा इसका ऐसे ऐसे डिक्रीज होगा, और एक पॉइंट जब क्या होगा कि टाइम के साथ वो एक पॉइंट पे यहाँ पहुँच जाएगा, यानी ओरिजिन पे पहुँच जाएगा। तो उस समय उसकी पोजीशन जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, यानी वो ओरिजिन पे पहुँच गया। उसके बाद वो क्या करेगा, लेफ्ट जा रहा है अभी भी, अब वो लेफ्ट जाने लगा, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में पहुंच गया है, यानी ओरिजिन के लेफ्ट में चला गया रेफरेंस पॉइंट के। तो इस समय उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस वजह से ग्राफ ये नेगेटिव, यानी ओ के ओरिजिन के नीचे चला गया, नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया। तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो कर्व, जो स्ट्रेट लाइन है, वो अल्फा एंगल ये बना रहा है। अब इस एंगल को देखो, तो ये जो एंगल है अल्फा, इट इज अ ऑब्ट्यूस एंगल, यानी मोर देन 90 डिग्री है। तो यहाँ से स्लोप अगर निकालोगे तो tan अल्फा जो होगा दैट इज मोर देन 90 डिग्री, इट मीन्स कि जो tan अल्फा, tan 90 से ज़्यादा होने पर क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो ये नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, यानी tan अल्फा जो होगी नेगेटिव वैल्यू होगी। तो tan अल्फा क्या है, स्लोप है, और स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ मतलब वेलोसिटी। तो यहाँ से हमें ग्राफ से भी पता चल रहा है कि इसकी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है। अब चलते हैं फोर्थ केस पे। फोर्थ केस क्या है, जब वो मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन डायरेक्टेड राइटवर्ड, यानी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब पिछले केसेस में क्या था, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट था, बट अब में क्या है, उसके पास वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, उसके पास एक्सेलरेशन है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है एक, मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन डायरेक्टेड राइटवर्ड, मतलब कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है उसके पास, उसके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो अब इसमें देखो क्या क्या हमें पता चलता है। इससे पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन है, मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इट मीन्स कि वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो डेट मीन्स कि स्लोप जो होना चाहिए वो भी चेंजिंग स्लोप होना चाहिए, यानी स्लोप जो होगा वो चेंज नहीं, मतलब कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो स्लोप चेंज कब होगा, इट मीन्स ये ग्राफ उसका स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा, तो डेट मीन्स कि पैराबोलिक ग्राफ होगा। तो पैराबोलिक ग्राफ होगा तो वो यहाँ से हमें पता चल गया कि पैराबोलिक ग्राफ होगा। अब पैराबोलिक ग्राफ दो टाइप्स के होते हैं ना, एक तो हमने पढ़ा ओपन टू वाई और दूसरा ओपन टू
एक्स, यानी यहाँ पे तो एक्स पोजीशन हो गया और टाइम हो गया, ये पोजीशन और टाइम। तो इन दोनों में से कौन सा ग्राफ होना चाहिए ये हमें बताना है, पहला या दूसरा, कौन सा करेक्ट होगा फॉर दिस केस। और केस में क्या है ये कांस्टेंट राइट वर्ड यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है उसके पास। तो देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है दैट मीन्स कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो दैट मीन्स कि इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी जो होगा वो इंक्रीज होना चाहिए हमें से, इंक्रीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है यानी इंक्रीज होता रहेगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है इट मीन्स कि स्लोप जो होना चाहिए, क्योंकि एक्स ग्राफ का स्लोप जो होता है वेलोसिटी बताता है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, स्लोप जो होगा वो भी इंक्रीज होना चाहिए, स्लोप भी इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो हम अब ड्रॉ करके देख लेते हैं कि कौन से पॉइंट, कौन से ग्राफ के लिए स्लोप इंक्रीजिंग है, कौन से के लिए स्लोप डिक्रीजिंग है। तो अब देखो हम पॉइंट ले लेते हैं कुछ, हम इसको एक नए ग्राफ पे करते हैं, पहले फर्स्ट ग्राफ को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ग्राफ है कुछ इस टाइप का ग्राफ है, यानी पैराबोला है, ये इस टाइप का ग्राफ है। तो अगर मैं इसके 3 पॉइंट ले लेता हूँ, ये हमारा पोजीशन और ये हो गया टाइम, 3 पॉइंट ले लिया हमने, 1 2 3। इसे हमने बड़ा इसलिए बनाया ताकि हमें इजीली दिख सके, आसानी से पता चल सके, पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने का कर्व के लिए सबसे तरीका क्या है कि वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो। तो यहाँ पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इसका टेंजेंट तो ये बना, पॉइंट 2 का टेंजेंट जो होगा वो टेंजेंट हो जाएगा हमारा, वो टेंजेंट हो जाएगा ये वाली लाइन। अब टेंजेंट क्या होता है, तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सिर्फ कर्व को एक ही पॉइंट पर टच करती है, जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे होते हैं। और तीसरे पे टेंजेंट हो जाएगा ये लाइन। तो यहाँ से देखो फर्स्ट पे कितना एंगल बन रहा है, अल्फा 1 मान लिया, ये अल्फा 2 मान लिया और ये अल्फा 3 मान लिया। अब इस केस में देखोगे तो एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी अल्फा 3 ज्यादा है अल्फा 2 से और अल्फा 2 ज्यादा है अल्फा 1 से, यानी एंगल इंक्रीज हो रहा है। और अगर स्लोप बोले, स्लोप निकालें तो डेट इज 10 अल्फा 3 10 अल्फा 2 एंड 10 अल्फा 1। और tan जो होता है ना, tan थीटा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे tan की वैल्यू बढ़ती जाएगी। लाइक अगर tan 0 रखोगे तो थीटा 0 रखोगे तो tan कितना आएगा 0। tan 30 रखोगे, सॉरी थीटा जब 30 रखेंगे तो tan की वैल्यू 1/√3 आएगी। 45 पे 1 आ जाती है, 60 पे √3 आ जाती है एंड 90 पे इन्फिनिटी आ जाती है। तो देखो कि जैसे जैसे हमने एंगल की वैल्यू बढ़ाते गए वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो tan थीटा जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ देखो अल्फा 3 ग्रेटर है अल्फा 2 से एंड अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1, तो दैट मीन्स कि tan अल्फा 3 इज ग्रेटर देन tan अल्फा 2। और सेम रिलेशन यहाँ भी हो गया। अब ये हमें बता दिया कि स्लोप जो है वो तीसरे पॉइंट पे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, उसके बाद दूसरे पॉइंट पे, उसके बाद पहले पॉइंट पे। और स्लोप की तो पोजीशन टाइम ग्राफ का वेलोसिटी बताता है, मतलब कि वेलोसिटी एट 3 जो है ग्रेटर देन है वेलोसिटी एट 2 से। और सेम तरीका हैगा हमारा वेलोसिटी 2 जो है वेलोसिटी 1 से ज़्यादा है। इट मीन्स कि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो हमारा जो इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो ई वाला यानी ओपन टू एक्स एक्सिस होना चाहिए, ओपन टू पोजीशन होना चाहिए। तो मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन डायरेक्टेड राइटवर्ड, दैट मीन्स कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ जो होगा वो हमारा
पोजीशन की तरफ ओपन होना चाहिए और पैराबोलिक कर्व होगा। तो ये हमारा हो जाएगा दिस केस के लिए। अब इसके अपोजिट केस लेते हैं। अब लास्ट केस बनता है पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। व्हेन पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन डायरेक्टेड लेफ्टवर्ड, यानी कि अब क्या है, उसके पास मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट लेफ्टवर्ड। लेफ्टवर्ड मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, बंदा हो गया, यहाँ खड़ा है एक्स नॉट पे, और ये होगी ओरिजिन, उसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, जबकि एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो लेफ्ट साइड में, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और ये पॉजिटिव वेलोसिटी है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि उसकी वेलोसिटी जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी, यानी कि v1 जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर v2, फिर v3, यानी वो डिक्रीज होता जा रहा होगा उसकी वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है अपोजिट टू वेलोसिटी है। और इस टाइप के एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन या फिर डिसलेरेशन भी बोलते हैं। अब इसका एक्सटी ग्राफ कैसे बनेगा, तो हमने दो ग्राफ डिस्कस किया था, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया था इस वाले केस में। तो ये तो हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए था। अब इस केस में, अब इस ग्राफ को देखते हैं, सेकेंड ग्राफ को देखते हैं कि क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। यानी अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो यही हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन केस में ग्राफ बनेगा। अब इस ग्राफ में भी पैराबोलिक बनेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन जो है, इस पार्टिकल पास एक्सेलरेशन है, यानी कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इट मींस कि स्लोप शुड नॉट बी कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा मतलब कि स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, तो वो हमारा एक कर्व होगा। अब कर्व होगा तो किस साइड ओपन होगा, एक्स या टी। तो एक्स में हमने देख लिया कि एक्स साइड ओपन होता है जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, तो वो टी साइड ओपन होना चाहिए। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है, बट हमें देखना है कि इसको प्रूव करना है कि ये डिक्रीजिंग है, यानी कि इसके पास क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो सेम प्रोसीजर है, 3 पॉइंट हम लेते हैं। एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लिया, तीसरा पॉइंट यहाँ ले लिया, 1 2 3। अब यहाँ पे हम सेम चीज करेंगे, स्लोप ड्रॉ करेंगे। स्लोप ड्रॉ करेंगे तो देखोगे, पहले मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। तो एक्स फर्स्ट पॉइंट पे ड्रॉ करो स्लोप को। तो फर्स्ट पॉइंट पे जब ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से आएगा। इस पे करोगे, सपोज कर लो यहाँ टच कर रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, एंड थर्ड पॉइंट पे जाएगा जब, तो कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पे एंगल अगर हम देखें, ये हो गया अल्फा 3, ये हो गया अल्फा 2, और ये हो गया अल्फा 1। तो यहाँ देख रहे होगा ना कि थोड़ा पता चल रहा होगा, अगर ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया है तो यहाँ पता चल रहा होगा कि अल्फा 1 जो है वो ज़्यादा है, फिर अल्फा 2, फिर अल्फा 3, और वैसे ही और ड्रॉ करोगे तो और इसका स्लोप डिक्रीजिंग होता जाएगा, मतलब कुछ ऐसा होता जाएगा। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो जब पहले वो ज़्यादा एंगल बना रहा था, बाद में उसके एंगल कम होने लगे, यानी स्लोप कम होने लगे हैं। तो स्लोप कम होने लगे हैं मतलब कि वेलोसिटी कम होने लगी है, यानी tan अल्फा 1 जो है वो ज़्यादा है tan अल्फा 2 से, और सबसे कम tan अल्फा 3। तो स्लोप क्या होता है हमारा, वेलोसिटी एक्स टी ग्राफ का वेलोसिटी होता है, यानी कि वेलोसिटी एट फर्स्ट पॉइंट इज ज़्यादा है, फिर 2 पे, फिर 3 पे। तो यहाँ डिक्रीजिंग वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट मीन्स कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो हमारा जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो एक्स टी ग्राफ इस टाइप से बनेगा, ओपन टू टाइम एक्सिस। तो ये हमारा बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अबाउट एक्स टी ग्राफ। अब हमारा नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
तो हम वो स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम पहले क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, क्या क्या हम फाइंड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो फ्रॉम वीटी ग्राफ वी कैन फाइंड डिस्प्लेसमेंट, निकाल सकते हैं इससे। वो हम सारी चीज सीखेंगे कि ये सब कैसे निकलेगा। दूसरा डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन, फोर्थ इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें हम वीटी ग्राफ से निकाल सकते हैं। तो पहले हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है वीटी ग्राफ का। तो जो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ होता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, दैट गिव अस डिस्प्लेसमेंट। यानी ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया, और ये हमारा कर्व हो गया जो रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज ये स्ट्रेट लाइन था, तो इसका एरिया क्या होगा। तो ये जो शेप बन रहा है ये हमारा एरिया हो जाएगा इसका। तो ये जो एरिया होगा वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता ये है कि इस एरिया को हम बोलेंगे पॉजिटिव एरिया, जबकि इसको हम बोलेंगे नेगेटिव एरिया। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा इज इक्वल टू पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया। ये देखो यहाँ पे, यानी कि पहले हमें क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा, पॉजिटिव एरिया, उसके बाद नेगेटिव एरिया माइनस फाइंड करो, और फिर पॉजिटिव में से नेगेटिव को माइनस कर दो। अब ऐसा नहीं कि ये माइनस माइनस प्लस कर दो, ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव एरिया को, यानी जो टाइम एक्सिस से नीचे है उसको निकालना है। तो उसको निकालो और इसको माइनस कर दो, तो यहाँ से हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब डिस्टेंस के बारे में देखते हैं। डिस्टेंस कैसे आएगा। तो डिस्टेंस जो होगा पॉजिटिव एरिया प्लस नेगेटिव एरिया, यानी यहाँ पे सिर्फ हमें सबको जोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ये नहीं देखना कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, सबको निकालो और सबको ऐड कर दो। तो ऐड ऑल एरिया, सभी एरिया को निकालकर उनको ऐड करने से हमारा डिस्टेंस आ जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट और इसमें डिफरेंस क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव एरिया में से नेगेटिव को माइनस करना है, जबकि डिस्टेंस में पॉजिटिव सबको ऐड कर देना है। तो जब ये सब में ऐड हो रहा होगा तो डेट मीन्स कि डिस्टेंस का एरिया ज़्यादा होगा, यानी ये डिस्टेंस जो हो जाएगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस होगा ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा और इक्वल होगा। थर्ड हमने निकाला था एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे होगा। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा। तो देखो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का तरीका ये है कि सपोज कर लो ये हमारा वीटी ग्राफ है, ये एक पैराबोलिक ग्राफ है जो टी की साइड ओपन है। तो इसका स्लोप जो होगा हर पॉइंट पे अलग अलग है। तो जो वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप जो है डेट गिव अस एक्सेलरेशन।
यानी वी टी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है, यानी ए इक्वल टू डी वी बाय डी टी। जो क्वांटिटी वाई पे है उसको डिफ्रेंशिएट करना है जो एक्स पे है उसके रिस्पेक्ट में, तो वी बाय टी यानी डी वी बाय डी टी जो होगा स्लोप देगा और वो हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो इस केस में देखोगे तो ये कर्व है, पैराबोलिक है, तो इसका स्लोप चेंज हो रहा है। तो हमें निकालना है अगर एवरेज एक्सेलरेशन फॉर टाइम t1 से टू t2। तो सपोज किया यहाँ पे दिया है t1 और ये टाइम जो है t2 पे है, और यहाँ पे वेलोसिटी थी उसकी, कुछ वेलोसिटी हो गई v1 और यहाँ हो गई v2 हो गई, वो कॉरस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट से आ जाएगा हमारा। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है डेट इज चेंज इन, एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम जो होगा हमारा एवरेज एक्सेलरेशन होगा। तो इस केस में चेंज इन वेलोसिटी कितनी है v2 माइनस v1, और चेंज इन टाइम कितना है t2 माइनस t1। बस इसको डिवाइड कर देना है, एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये तो था हमारा एवरेज एक्सेलरेशन का। सबसे पहले हमने कॉरस्पॉन्डिंग दो पॉइंट लिया, टी जो टाइम दिया था उस टाइम पे, और वहाँ की वेलोसिटी फाइंड कर ली वाई कोऑर्डिनेट से, और उसके बाद डेल्टा वी बाय डेल्टा टी फॉर्मूला लगा दिया। नाउ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? वीटी ग्राफ का स्लोप जैसा हमने देख लिया अभी, स्लोप जो होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है, किसका? वीटी ग्राफ का। और स्लोप निकालने का तरीका क्या है? डीवी बाय डी। तो जो डीवी बाय डी होता है वो हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना हो तो डीवी बाय डी कर देना। तो एक तो फॉर्मूला ये आ गया। अब इसको एक और नए फॉर्मूले में चेंज करते हैं हम लोग। हम क्या करते हैं, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी एक्स कर लेते हैं। अब इसको चेंज कर दो, डी एक्स के नीचे डी टी को ले जाता हूँ। तो डी एक्स बाई डी टी क्या होती है? तो डी एक्स बाई डी टी जो है डेट इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो यहाँ से ही आ जाएगा कि एक्सेलरेशन इक्वल टू ये वेलोसिटी हो गया v इंटू डी वी बाय डी एक्स। तो यहाँ दो रिलेशन हमें पता चलते हैं। एक रिलेशन कौन सा है? अगर वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन का रिलेशन चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा तो हमें क्या करना होगा, उसको डिफरेंशिएट कर देना होगा। यानी जो भी इक्वेशन है, यानी जो भी हमारा स्लोप कर्व दिया है उसका स्लोप निकाल लो, डेट इज डी वी बाई डी टी, तो हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा। और यहाँ पे एक्सेलरेशन की दो फॉर्मूले हो गए, एक तो ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी और दूसरा हो गया ए इक्वल टू वी डेल्टा वी बाय सॉरी डी वी बाय डी एक्स। तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम का रिलेशन है एक्सेलरेशन के साथ, जबकि यहाँ पे जो है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है एक्सेलरेशन के साथ। तो क्वेश्चन पे अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का बोल रहा है और इक्वेशन गिवन है तो हम सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे, अगर टाइम के हिसाब से कर रहा है तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। तो ये हो जाता है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब मूव करते हैं हमारे वीटी ग्राफ पे। तो फर्स्ट ग्राफ होगा वीटी ग्राफ का व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी अगर v कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ कैसा होगा। तो v कांस्टेंट है, दैट मींस की एक्सेलरेशन शुड बी जीरो। एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो हो गया।
और अगर पार्टिकल की v कांस्टेंट है डेट मीन्स की एक्सेलरेशन जीरो हो गया, और ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ जाएगा, और टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा तभी तो इसका टेन अल्फा जीरो हो गया। तो टेन अल्फा इज जीरो, टेन अल्फा जीरो में डेट मीन्स की स्लोप इज जीरो, और स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, डेट मीन्स की एक्सेलरेशन इज जीरो। तो यहाँ हमें ग्राफ से भी पता चल जा रहा है। सेकेंड है इसके, when the particle is moving with constant positive acceleration, यानी उसके पास पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तब इसका ग्राफ कैसा होगा। अगर उसके पास इनिशियली कुछ वेलोसिटी है u, तो वो t इक्वल टू जीरो पर u से स्टार्ट होगा, एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, डेट मीन्स की वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो सेम है, और सेम है इट मीन्स की वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, डेट मीन्स की स्लोप जो होना चाहिए डेट शुड बी कांस्टेंट। इस ग्राफ का स्लोप जो होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है हमें एक्सेलरेशन बताता है। तो स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, स्लोप कांस्टेंट तभी होगा जब ये स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए, डेट मीन्स वी से स्टार्ट होके एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए बिकॉज एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, v इज इंक्रीजिंग। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए टेन अल्फा जो होगा इसका ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, यानी वीटी ग्राफ में जब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो ये पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी पहले u है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, बट एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है। इट मीन्स कि उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। तो जो वीटी ग्राफ आएगा उसका स्लोप क्या होना चाहिए, नेगेटिव स्लोप होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव होगा, और इनिशियली उसके पास कुछ वेलोसिटी है, यानी t इक्वल टू जीरो, u से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और नेगेटिव स्लोप होना चाहिए मतलब वो डिक्रीजिंग होना चाहिए, एंड कांस्टेंट है तो मतलब कि वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन विद द डिक्रीजिंग कर्व जो होगा वो ऐसे बनेगा। तो यहाँ जो एंगल बनाएगा ये वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, और ऑब्ट्यूस एंगल पे tan जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो दैट शुड बी लेस देन जीरो, यानी कि ये नेगेटिव हो गया। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है। तो इसका ग्राफ जो होगा हमारा इस टाइप से बनेगा जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तब। अगला केस बनता है हमारा, अब इसके आगे जो भी केस बने थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे जा रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा लेवल होगा फॉर जेई एंड एडवांस पेपर के लिए, जेई मेंस एंड एडवांस के लिए। तो फोर्थ केस है व्हेन पार्टिकल इज मूविंग विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पिछले केस में क्या था, पॉजिटिव इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, यानी पॉजिटिव है एंड इंक्रीजिंग है एक्सेलरेशन। इससे पहले वाले केस में क्या था कि एक्सेलरेशन जो थे कांस्टेंट हुआ करते थे, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन थे तो ग्राफ का जो स्लोप था वो कांस्टेंट था, बट अब क्या है वो इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग है बट दैट मीन्स कि स्लो जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तभी होता है जब ग्राफ का स्लोप जो है कांस्टेंट हो। तो कांस्टेंट स्लोप पे स्ट्रेट लाइन बनता था, बट यहाँ पे इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो ये एक पैराबोलिक कर्व बनेगा, पैराबोलिक कर्व बनेगा। तो इस केस में कैसा बनेगा वो देखते हैं। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है तो ये वीटी ग्राफ हो गया,
अब सेम चीज जो हमने वहां पे डिस्प्लेसमेंट पोजीशन टाइम ग्राफ में देखा था कि ओपन टू वी या फिर टी, तो ये इंक्रीजिंग है तो ओपन टू वी होना चाहिए, क्योंकि हमने पोजीशन टाइम ग्राफ में हमने देख चुके हैं अगर 3 पॉइंट लेते हैं तो फर्स्ट पॉइंट पे स्लोप कम है, सेकंड पे ज़्यादा है और थर्ड पे सबसे ज़्यादा है, यानी कि स्लोप जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो डैट मीन्स कि टेन थीटा जो होगी वो इंक्रीजिंग होगी, और टेन थीटा इंक्रीजिंग होगी, टेन की वैल्यू इनकी इंक्रीज होती जाएगी, दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो अल्फा 3 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, दैट इज ग्रेटर देन अल्फा 1। तो टेन अल्फा 3 जो है वो ज़्यादा है टेन अल्फा 2 से, यहाँ से एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हो गया फॉर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, पॉजिटिव इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ हो तो अब अगर डिक्रीज कर रहा हो यानी कि स्लोप क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होना चाहिए। तो स्लोप जब डिक्रीज होना चाहिए डेट मीन्स कि कर्व कैसा होना चाहिए, ओपन टू टाइम एक्सिस होना चाहिए, जो हम वेलोसिटी पोजीशन टाइम वाले पे देख चुके हैं कि वो ऐसा आना चाहिए, यानी फर्स्ट उसका स्लोप ज़्यादा था, फिर कम होता गया, फिर और कम होता गया। तो ये एंगल कम होते जा रहे हैं, इट मीन्स कि ये डिक्रीजिंग, ये इनका क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इसको तो और ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको देखोगे तो ये भी डिक्रीज होता जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट पे सबसे ज़्यादा स्लोप था, सेकंड पे कम हुआ, थर्ड पे और कम हुआ, और ये कम होता जा रहा है। एक समय आएगा कि ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाएगा, दैट मीन्स कि वहाँ पे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है। तो ये डिक्रीज होते 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 वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होते होते जीरो पहुंच जाएगी, और इस टाइप से वो एक्सेलरेशन जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे थर्ड पॉइंट पे के बाद एक्सेलरेशन क्या हुआ और कम होता जा रहा है, यानी एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे एक्सेलरेशन उसका जीरो हो जाएगा। तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ जो होगा वो इस टाइप से होगा, ओपन टू टाइम एक्सिस। तो ये था हमारा वीटी ग्राफ। नेक्स्ट जो है हमारा, हम पढ़ने वाले हैं कि जब पार्टिकल को थ्रो किया जाता है, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में पोजीशन टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। तो फर्स्ट केस लेते हैं, व्हेन बॉल इज ड्रॉप, बॉल ड्रॉप किया जाता है, और कौन सा है, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम ग्राफ ड्रॉ करने हैं पोजीशन टाइम एंड वेलोसिटी टाइम। तो सपोज कर लो एक टावर से हमने क्या किया, एक बॉल को ड्रॉप किया। तो बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी, उसको जीरो। जब भी स्टार्ट किया जाए या ड्रॉप किया जाए या रिलीज किया जाए, तो तीनों वर्ड ऐसे होते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ड्रॉप, स्टार्ट या रिलीज। तीनों चीज रिफ्लेक्ट करेंगे वर्ड कि यू शुड बी जीरो, यू लेना है जीरो। तो यहाँ पे ड्रॉप किया गया तो जीरो हो गया। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा रेफरेंस हमने क्या माना है कि जो इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन एज ओरिजिन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन को एज पॉजिटिव। ये दो रेफरेंस हमने लिया है कि इनिशियल पोजीशन यानी यहाँ को हमने ओरिजिन ले लिया और नीचे के जाने को पॉजिटिव ले लिया, डेट मीन्स कि जी पॉजिटिव ले लिया हमने, जी पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखो ड्रॉप करेंगे तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या आएगा,
इस बॉल का पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ एस और टी में, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन हमें पता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमें पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन दे रहा है, क्योंकि एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा, टाइम टी जो है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इस ड्रॉप वाले केस को लेके चलेंगे तो यू इक्वल टू जीरो, तो एस इक्वल टू हो जाएगा जीरो प्लस 1/2 एक्सेलरेशन की जगह जी, और ये टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर। तो एस इक्वल टू देखोगे हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हमारा एक पैराबोलिक इक्वेशन बना। डेट मीन्स की पोजीशन टाइम ग्राफ जो आना चाहिए वो ड्रॉप करने के लिए एक पैराबोलिक होना चाहिए, और ये ओपन टू एस होना चाहिए। जिसका पावर 1 होगा उस उधर ओपन होगा, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है स्टार्टिंग में ही। तो ये एस की तरफ ओपन होगा, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ बॉल विच इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट इज दिस। तो ये हो जाएगा पोजीशन टाइम ग्राफ का। अगर इसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो वेलोसिटी इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का u प्लस ए टी। तो u इक्वल टू जीरो, तो v इक्वल टू जी टी, यानी यहाँ देखो दोनों पावर 1 है। डेट मीन्स की कर्व जो होना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन कर्व होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आना चाहिए हमारा, कर्व होना चाहिए। तो वी टी ग्राफ जो आएगा इसका इनिशियल ड्रॉप कर रहे हैं, यानी जीरो से स्टार्ट हो रहा है एंड स्ट्रेट लाइन कर्व। तो ये हो जाएगा हमारा वी टी ग्राफ। यहाँ पे थीटा जो होगा, tan थीटा जो होगा इसका स्लोप हो जाएगा, और इक्वेशन से निकालोगे तो स्लोप जी के इक्वल आएगा, यानी इस इक्वेशन का जो स्लोप होगा वो जी के इक्वल होगा। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालना हो तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है उसकी, तो वो जी के इक्वल है, वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, टाइम के साथ चेंज थोड़ी हो रहा है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। अब इसके उल्टा केस लेते हैं, उसमें हमने ड्रॉप किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी ऊपर थ्रो कर रहे हैं। तो ये बंदे ने क्या किया, ऊपर सम यू स्पीड के साथ थ्रो किया। अब इसमें जो हमने प्रोजेक्ट किया जाता है वर्टिकली, उसने थ्रो किया है अपवर्ड, और यहाँ पे जो रेफरेंस लिया इनिशियल पोजीशन ओरिजिन ले लिया, एंड डायरेक्शन को ले लिया, यानी अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया हमने, इनिशियल पोजीशन को ओरिजिन एंड अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, यानी ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, जी यहाँ नेगेटिव हो गया। तो इस केस में जो पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा, देखो सेम इक्वेशन यूज करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे यू तो जीरो है नहीं, तो एस इक्वल टू हो जाएगा यू पॉजिटिव है, जी नेगेटिव है, तो माइनस जी टी स्क्वायर। तो इस ये भी एक पैराबोलिक इक्वेशन है, बट इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ। पहले हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, ये ओपन टू एस है, तो एस की तरफ ये ओपन है, तो पहले उसका कर्व ऐसा रहेगा, जैसे जैसे पहले स्टार्टिंग में क्या होगी, यू टी की वैल्यू ज़्यादा होगी और जी टी की वैल्यू कम होगी, बट जैसे जैसे ऊपर जाएगा यू की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो ये कम होता जाएगा, जबकि ये वाला फंडा सेकेंड वाला टर्म जो होगा वो बढ़ता जाएगा। तो पहले तो वो इंक्रीज हो रहा था, फिर एक पॉइंट के बाद क्या आएगा, वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वहां पे वो जाके रुक जाएगा, यानी उसका स्लोप जीरो हो जाएगा। यानी इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें
ds/dt वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी देता है। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगी, तो मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। उसके बाद जब वो डाउनवर्ड आने लगेगा तो पोजीशन फिर से वापस सेम इक्वेशन को ट्रेस करेगा और ऐसे जाके हिट करेगा। तो इसका कुछ ग्राफ जो बनेगा इस टाइप से बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। अभी जो मैक्सिमम हाइट है वो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वाला। तो इसकी वैल्यू जो होगी हमारी, हम इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं। जब हमने थ्रो किया यू से, मैक्सिमम हाइट पे वो जाके रुकेगा, मतलब स्पीड 0 हो गई। 2 - g एंड एस की वैल्यू निकालनी है, डेट इज u² / 2g, यानी मैक्सिमम हाइट पे जो डिस्टेंस कवर किया है उसने वो हो जाएगा हमारा u²/2g। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम हाइट का डिस्टेंस। नेक्स्ट ग्राफ है इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी v = u + at यूज करना है। तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी माइनस gt। तो देखो इनिशियली तो क्या होगा, u पॉजिटिव होगा, यानी ये ज़्यादा है ये कम है, तो इनिशियली वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। तो ये vt ग्राफ हो गई। तो स्टार्टिंग में उसके पास कुछ वेलोसिटी थी, यानी t = 0 पे u वेलोसिटी है। अब इसका ग्राफ का कर्व निकालोगे, स्लोप निकालोगे तो -g आएगा। डिफरेंशिएट करेंगे dv/dt, जब इक्वेशन दिया हुआ तो डिफरेंशिएट करते हैं और टाइम के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो ये कांस्टेंट है, 0 हो गया, -g। तो देखो dv/dt -g हो गया, यानी स्लोप जो होगा वो माइनस आ रहा है और कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब स्ट्रेट लाइन, तो वो इस तरीके से जाएगा, -g हो गया। अब वो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, फाइनल ऊपर जाकर जब हमने थ्रो किया तो ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, वहाँ पे स्पीड 0 हो गई। यहाँ पे इनिशियली यू थी जो कि 0 नहीं थी, वो कितने टाइम पे 0 होगी, तो वो कहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा vu - gt, और t = आ जाएगा u/g। तो u/g टाइम के बाद वो उसकी स्पीड जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ जो टाइम होगा वो u/g होगा। अब वापस वो जितना टाइम ऊपर जाने में लगा होगा उतने टाइम में फिर वो वापस धरती पे गिरेगा, यानी कितने टाइम के बाद वो स्ट्राइक करेगा। तो ये जो टाइम एक्सिस पर टाइम आएगा वो इस टाइम के डबल, यानी 2u/g पे वो वापस धरती पे हिट करेगा। तो इसका टाइम एक्सिस ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है इसका, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया, ये टाइम हो गया, और रेफरेंस के हिसाब से नेगेटिव है, तो ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस एंड वैल्यू इज -g। तो सिंपल है, यहाँ से देख सकते हो तीनों ग्राफ को मैच करके। तो जब हमने उसको डाउन ड्रॉप किया था तब एक्सेलरेशन हमारे रेफरेंस के हिसाब से पॉजिटिव आया था, जबकि उसको अपवर्ड थ्रो किया तो रेफरेंस के हिसाब से नेगेटिव आया। तो ये पूरा ग्राफ हमने डिस्कस किया, स्टार्टिंग से लेके A to Z तक हमने पूरा डिस्कस किया, A to Z तक डिस्कस किया। इट इज़ लाइक पापा वीडियो, यानी कि सब कुछ है इसमें, स्टार्टिंग से बेसिक कैसे ग्राफ, कौन सा ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन आता है, कौन सा कर्व बनता है। फिर हमने डिस्कस किया कि उसमें XT ग्राफ क्या होगा, पोजीशन टाइप, फिर VT ग्राफ डिस्कस किया। उसके बाद हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में ग्राफ कैसे बनेंगे वो सारे डिस्कस किए। तो गाइज प्लीज़ शेयर इट एंड लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।